प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव आने हैं उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका पर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या योगी बनाम अखिलेश होने जा रहा है या फिर तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। जैसा कि बीते विधानसभा चुनाव में देखा कि सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच था। योगी और अखिलेश यादव दोनों आमने सामने थे और मुख्य मुकाबले में यही दोनों दल रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश में अलग तरीके की सियासी हलचल शुरू हो गई है। लोग पाला बदलने लगे हैं, खेमेबंदी का दौर शुरू हो गया है। बिहार में हमने देखा किस तरीके से विपक्ष को एकजुट होने करने की कवायद शुरू हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर यह प्रयास विफल होता नजर आ रहा है। कभी अखिलेश यादव के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाने की कसम खाकर निकले ओम प्रकाश राजभर अब ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, यानी जो महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके संकेत दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव हैं जो पहले अखिलेश यादव से अलग थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, लेकिन उसके बाद भी तकरार बनी रही, उस तरीके की एकजुटता नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन बाद में परिस्थितियों ने कुछ ऐसा बदलाव हुआ कि अब वही शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के सामने खड़े हुए हैं, एक तरीके से उनके संकट मोचन बन करके, और बार बार वो ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जैसे जो दल है या जैसे लोग हैं, ये लोग सिर्फ सत्ता के साथ रहते हैं, मौका देख के पाला बदलते हैं। तो पहले इन दोनों के बयान सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी के कई लोग हैं, संख्या है नहीं संख्या नहीं बताएंगे ना नाम बताएंगे, संख्या न बताएंगे ना नाम बताएंगे, इस नाते कि उन लोगों ने कहा कि भाई कम से कम नाम मत बताइए और चाहे जो कुछ भी बताइए और गिनती मत करिएगा। ये समाजवादी पार्टी के विधायक आपके साथ जाने को तैयार हैं? हमारे साथ नहीं, वो बीजेपी में जाने को तैयार है, सत्ता में शामिल होने के लिए परेशान है कई लोग। हरी झंडी मिल जाए तो लोग कलियां प्रेस वार्ता कर देंगे। मतलब किसकी हरी झंडी? बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से। भाई सरकार तो उसकी है ना, उस सरकार में शामिल होना चाहते हैं तो उधर से हरी झंडी मिले चल दें, सांसदी का टिकट फाइनल कर दें, लोग चल देंगे। ये लोग बहुत हल्के लोग हैं और जब जब इस तरीके के चुनाव आता है तब ये लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं जिससे कि इनकी दुकान चलने लगे। तो ये इनका दुकान चलाने का एक तरीका है और ये भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा संपर्क में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हम भी, और कोई ऐसा नेता नहीं था कुछ समय पहले जो छोटे से लेकर के बड़े हमसे न मिला, लेकिन हमको तो नहीं हिला पाई। हम लोग समाजवादी हैं ना, तो हमको तो नहीं हिला पाए और हमारा अब इस समय क्लियर प्रयास है 2024 में विपक्ष को इकट्ठा करके और संगठन को मजबूत करके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराएं। तो इस चर्चा में हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आनंद दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज यादव जी आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे। हम शुरुआत करते हैं आनंद दुबे जी से। आनंद दुबे जी, जिस तरीके से हमने विधानसभा के चुनाव में देखा कि सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच हुआ, विपक्ष उस वक्त भी एकजुट नहीं हो पाया और ये कहा गया कि उसका एक बड़ा लाभ आपको मिला, खास तौर से मायावती ने जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में मुसलमान उम्मीदवार दिए, उसका सीधा फायदा आपको मिल गया और वहां पर जिस तरह की उम्मीद समाजवादी पार्टी को थी कि वहां से उनको सीटें मिलेंगी, उस तरीके से मिल नहीं पाई। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में योगी बनाम अखिलेश होने जा रहा है या लग रहा है कि आपको कोई तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो सकता है आपके खिलाफ? मानस जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि विपक्षी दलों द्वारा उत्तर प्रदेश में गठबंधन के प्रयास नहीं किए गए या भारतीय जनता पार्टी को के विजय रथ को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। 2014 से ये अलग अलग चुनावों में अलग अलग प्रयोग संयोग जो भी आप कहिए ये किए गए हैं। ऐसे लोग भी सामने आए, एक दूसरे का हाथ पकड़ा जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे,
महामारक गठबंधन बना उत्तर प्रदेश में, कहा गया कि ये महामारक गठबंधन है, इतना बड़ा गठबंधन है कि इसके सामने कोई टिकेगा नहीं। तो जितने भी प्रयोग संयोग जो भी हो सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष ने करके देख लिया। पिछले विधानसभा में आपने देखा ओम प्रकाश राजभर जी भी अखिलेश यादव जी के साथ थे, केशवदेव मौर्य जी भी साथ में थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद किस तरह से ओम प्रकाश जी ने अपना रास्ता अलग कर लिया और केशवदेव मौर्य जी की तो स्थिति क्या कहे, गाड़ी वाड़ी भी शायद छीन ली उनसे और किस तरह से उनको जाना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 के बाद से लेकर अब तक एक चीज बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से, सिद्धांतों से पूरी तरह से तालमेल रखती है और पूरी तरह से उस पर यकीन करती है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन मिल रहा है, उत्तर प्रदेश निरंतर विकास की गति से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 33.5 लाख करोड़ के जो है वो MOU साइन हुए पिछले जो इन्वेस्टर समिट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध जो है इसके बड़े पैमाने पर हम इसका खात्मा करवाए हैं। एक समय में उत्तर प्रदेश में जहां गरीबों के जमीन कब्जा कर ली जाती थी, आज वहां हम गरीबों को फ्लैट बना कर दे रहे हैं। उसकी चाबी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज में सौंपी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जनता पहली बार ये महसूस कर रही है 2014 के बाद से लगातार उसमें वृद्धि हो रही है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसा शासन है जो सबके लिए समान न्याय की व्यवस्था देखता है, सबके लिए समान नीतियां बनाता है और सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी भी दल का कोई मतलब नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी उपस्थिति दर्ज कराने की लड़ाई लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना है इसलिए चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो चुनाव को लड़ने के लिए, जीतने के लिए और केंद्र में 2024 में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, काफी लंबे समय से इस बात की चर्चा हो रही कि लगातार मायावती से आपकी बातचीत चल रही है। क्या लग रहा है कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा, कोई तीसरा मोर्चा बन पाएगा या उत्तर प्रदेश में फिर एक बार देखने को मिलेगा कि योगी बनाम अखिलेश यादव की लड़ाई होगी, समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गया, बसपा और कांग्रेस वही किनारे 1 सीट या 0 सीट पे सिमट जाएंगे? क्या कोई बड़ा प्रयास हो रहा है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? चर्चाएं बहुत सारी हो रही कि ओवैसी के साथ भी जाने की बात हो रही है, चर्चा हो रही कि आप मायावती से भी बातचीत कर रहे हैं। मानस भाई, आपको सारी चर्चाएं सुनाई दे रही हैं, मायावती जी की भी, जिस आदमी को हम चिमटे से नहीं छू सकते उसकी भी, ओवैसी की भी आपको चर्चा सुनाई दे रही। आपको खाली विपक्षी एकता नहीं दिखाई दे रही है पटना वाली, ये बड़ा मसला हो जाता है। ना आपको दिखेगी ना हमारे क्या नाम पंडित जी को दिखेगी, आनंद दुबे जी को। खैर, आनंद दुबे जी की बात से हम सहमत हैं, अच्छी बात कही उन्होंने, कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव छल से, कपट से, प्रपंच से, बल से, ईडी से, सीबीआई से, आईटी से और क्या नाम ईडी, आईटी, सीबीआई, इन सब से चुनाव बिल्कुल सच बात कह रहे हैं, जीतने की पूरी कोशिश करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम आनंद दुबे जी को धन्यवाद देते हैं कि आनंद दुबे जी ने कम से कम आखिरी लाइन में ही सही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा आपके सामने रख दिया और आप जनता के सामने रख रहे। एक चीज समझ लीजिए, हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, विपक्षी एकता बगैर जनता के दबाव के संभव नहीं है। हर आदमी का अपना अपना दल है, भाजपा का अपना दल है, कांग्रेस का अपना है, सपा का अपना है, बसपा का अपना है, बाकी सब लोगों का भी अपना अपना है। आप विधायक खरीद सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, आप विधायकों को आईटी का, ईडी का और वो क्या नाम प्रलोभन दे सकते हैं और दबाव दे सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन जनता को तो आप नहीं धमका सकते ना। अभी जैसे आप महाराष्ट्र में किए हो, पूरे देश में नरेंद्र मोदी से बड़ा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, आज की डेट में सबसे बड़ा नेता क्या नाम भारतीय जनता पार्टी का, वो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नरेंद्र मोदी से भी बड़ा है। वो वोट कैचर नहीं है, वो नेता कैचर है। वो कहता है कि ये चाहिए, कह लाओ, खट्ट से मारा, कह ये है, एक लेटर है, आओ, या तो अंदर जाओ या वॉशिंग मशीन में जाओ। तो आप एक चीज को बहुत साफ समझ लीजिए कि ये जो इतना बड़ा नेता है ना, ये बिल्कुल मायावी नेता है, इसके पंचर होना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों पंचर होगा। जैसे ही पंचर होगा वैसे ही अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। एक बात।
दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से इन्होंने महाराष्ट्र में तख्ता पलट किया, अब असंवैधानिक, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी मौखिक करी थी, आपको याद होगा कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते उद्धव ठाकरे जी तो हम आपको, तो इसके बाद भी इनके गाल पर इतना करारा तमाचा पड़ने के बाद भी ये लोग बेशरम की तरीके से फिर अजीत पवार वाला वो कर लिए। कोई बात नहीं, आप करिए। उसी हसन मुशर्रफ को रख लिए, जो हसन मुशर्रफ का एक 10 दिन पहले, आनंद भाई तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, पत्रकार भी रहे हैं, अब आ गए हैं उस पार्टी में, तो वो 10 दिन पहले यही सब लोग चिल्ला रहे थे, अरे इतना बड़ा भ्रष्ट हसन मुशर्रफ, क्योंकि हसन भी था, मुशर्रफ भी था और एनसीपी में भी था। 100 करोड़ रुपए की इन्होंने डलाई और उन्होंने कहा था कि 11 तारीख को, अभी जो आने वाली 11 तारीख है ना आनंद भाई, उसमें रेगुलर बेल मिल, अब तो मिल ही जाएगी, खैर आप जानते ही हो, कोई कहने की बात ही नहीं, अब तो मंत्री बना दिया आपने। तो ये विपक्षी लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कुछ भी कर सकते हैं। अभी इनके एक लाइजनर हैं, ओम प्रकाश राजभर क्या नाम है उनका, जो भी है, अभी वो कह रहे थे कि ये लोग ऐसे हैं, वो लोग, अरे भाई तुम अपनी पार्टी के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के लाइजनर हो, क्या हो आप, मतलब कुछ तो ओम प्रकाश राजभर बताएंगे ना कि ओम प्रकाश राजभर क्या नाम, क्या पोस्ट होल्ड करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो वो ये बता रहे हैं कि ये फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है, उन्होंने नाम, अरे तुम्हारी पास क्यों है, जिनको जाना होगा भाजपा के पास जाएंगे। मतलब आपने भाजपा से एक लेटर ऑफ अथॉरिटी ले रखा है, जैसे आप लोग लेते हैं अथॉरिटी लेटर कि भैया हमारा पास जो है फलाने, हम तो जा नहीं पा रहे हैं मानस भाई, और तिवारी जी ने कहा कि आप मेरा पास लेना ना विधानसभा से। ऐसे ही ओम प्रकाश राजभर को क्या भाजपा ने पास कोई दे रखा है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्लियर करें कि वो कह रहे हैं कि साहब ये लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। अब आप विपक्षी एकता की बात करिए, विपक्षी एकता व्यापक स्तर पर हो रही है, पूरे देश में हो रही है, 1 to 1 हो रही है। पटना की जो विपक्षी एकता की बैठक थी, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं, श्री अखिलेश यादव जी उसमें शामिल थे, मायावती जी ने मना कर दिया था कि साहब हम अभी किसी उसमें नहीं आ रहे हैं, हमारी बात निश्चित तौर पर विपक्षी एकता के जरिए पटना वाली बैठक से है, इसके अलावा हम और कोई बात नहीं कर रहे हैं। रही बात जो टीआरएस वाले क्या नाम, वो अपना एएमआईएम वाले ओवैसी साहब हैं, वो ऑलरेडी बीआरएस के सहयोगी हैं हैदराबाद में, तो जो आदमी बीआरएस का सहयोगी होगा तो हमारे इससे उससे वैसे कोई बात नहीं, उनको भी नहीं बुलाया गया था। तो आप समाजवादी पार्टी से पटना में सारे विपक्षी दलों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत सार्थक है। 17-18 में फिर शायद डेट हो सकता है, एक आध दिन के आगे पीछे हो, लेकिन 17-18 में बेंगलोर में फिर से बैठक हो रही है, वहां पर आपको प्रारूप भी दिखाई देगा। और इस मायावी शासन का अंत, आप एक चीज जान लीजिए, इस मायावी शासन का अंत होगा। मायावी शासन के माथे में कोई आदमी माथे पे तीर मारेगा, कोई भुजाओं पे मारेगा, कोई जंघाओं पे मारेगा, और श्री राहुल गांधी जी तीर जो है नाभि पर मारेंगे। चूंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक सार्वदेशिक रूप से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और बाकी सब जगहों पर अलग अलग क्षेत्रीय दल अपनी प्रभावी भूमिका में हैं, और उन सारे दलों की प्रभावी भूमिका को मद्देनजर रखते हुए, पूरी इज्जत देते हुए, सामूहिक नेतृत्व की बात, इसमें किसी के नेतृत्व की कोई बात नहीं, सामूहिक नेतृत्व की बात करते हुए हम लोग काम करेंगे। ये देश में संसदीय प्रणाली है आनंद भाई, आप हमेशा। और आप कैसे कह सकते हो कि मोदी वर्सेस रेस्ट? भाई हम तो कह सकते हैं हमारे यहाँ 20 प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, आपकी हिम्मत है कहने की नरेंद्र मोदी के अलावा कोई है आपके यहाँ? अगर हिम्मत हो तो कह दीजिए योगी जी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आप कह दीजिए कि क्या नाम अमित शाह जी हो सकते हैं, राजनाथ सिंह जी हो सकते हैं, या नितिन गडकरी साहब हो सकते हैं। हम तो कह सकते हैं कि हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री पद के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, श्री खड़गे जी हैं, ठीक है, क्या नाम समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी हैं, जेडीयू के श्री नीतीश कुमार जी हैं, डीएमके के श्री स्टालिन जी हैं, सभी लोग, ममता जी हैं, सब लोग हमारे यहाँ अपने अपने दल के योग्य प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और सांसद फैसला करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा। बाकी जो आपने बातें कही कि यहाँ पर ऐसा है, आप तो आनंद भाई अभी यहीं पर हमारी तरफ होते, अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो आप ये कहते कि साहब कचहरी में मर्डर हो रहे हैं, ये पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर है। आप कहते हैं कि साहब अस्पताल में मर्डर हो रहे हैं, जेल में मर्डर हो रहे हैं, सिर्फ सीएम ऑफिस में मर्डर होने बाकी हैं, डीएम ऑफिस में मर्डर होने बाकी हैं, और उस पुलिस के सामने मर्डर हो रहे हैं माथे पे गोली लगा करके। आनंद जी, जो पुलिस सीएम साहब की भी रक्षा कर रही है, डीएम साहब की भी रक्षा कर रही है, अगर आपके पास कोई एक आधा पुलिस का सिक्योरिटी हो तो आपकी भी रक्षा वही पुलिस वाला कर रहा है, उनके सामने मर्डर हो रहे हैं। इसको अगर आप कानून व्यवस्था कहते हैं तो भगवान भला करे आपका।
2017 के आपने कहा कि साहब वो क्या बोलते हैं उसको, 10 सेकंड आखिरी, वो आपने कहा होगा कि वो इन्वेस्टर समिट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4,97,000 करोड़ की किए थे, उसमें से मात्र 25,000 करोड़ का आया था आनंद भाई, और वो भी सैमसंग का आया था, और वो भी पुरानी सरकार का था, और एक कोल्ट रिवॉल्वर का आया था। अभी आपने 33.5 लाख का कैसे किया आप भी जानते हैं। सिराथू की तहसील में, जहां की पूरे बाजार की कीमत 2,000 करोड़ रुपए नहीं है, 2,000 करोड़ रुपए नहीं है, उस सिराथू की तहसील से 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। आप जान लीजिए, सिराथू तहसील से 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए हैं आप, और कहीं से तो बात छोड़ दीजिए, जो पूरी मार्केट की कीमत 2,000 करोड़ रुपया नहीं होगी, केशव मौर्य ने कभी बनने नहीं दी। तो अब ऐसे आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, अभी एक साल में पूछ लें किस बैंक ने कितना लोन दिया, कौन सा कहाँ आ रहा है, तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आई वॉशिंग से कोई फायदा नहीं। बेरोजगारी की अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा होता तो बेरोजगारी की दर घट गई होती। आपकी बेरोजगारी की दर 8.5% है इस समय, पूरे हिंदुस्तान पिछले 45 साल में सबसे हाई है। आनंद भाई, इन पर बात कीजिए ना, आप तो भले पत्रकार हैं, आप कोई थिथरई थोड़ी करते हैं, वो जो उसकी तरीके से, जो गौरव भाटिया है जो पुराना समाजवादी था, उसकी तरीके से थिथरई तो आप करते नहीं। तो आप कम से कम कुछ तो सही बार वो कर लिया कीजिए ना, उस तरीके की बात कीजिए। आनंद जी से दोबारा सवाल लेंगे। मनोज यादव जी के पास चलते हैं, क्योंकि उनसे भी सवाल लेना जरूरी, जो कि विपक्षी एकता की बात हो रही है, और आपने जिक्र किया सुरेंद्र जी कि बिहार में किस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ। लेकिन सवाल यह है कि मायावती ने उस बैठक का बहिष्कार किया, मायावती उस बैठक में नहीं शामिल हुई, वो कहीं कि अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस बीच बसपा के कुछ लोगों की और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाकर के कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, इस बीच चर्चा को बल मिला, और इस बीच में चर्चा ये भी हो रही थी कि शायद मायावती मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी से भी बातचीत कर रही है। तो क्या आपका कोई समीकरण बनेगा, नहीं बनेगा, मायावती इसमें आएंगी या नहीं आएंगी, किस तरह की स्थिति बननी है? समाजवादी पार्टी चूंकि उसमें अहम भूमिका में है, और ये तय नहीं हो पा रहा है कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़कर के क्या फिर से मायावती को अपने साथ लाने की कोशिश करेगी, सीट शेयरिंग पे कांग्रेस पार्टी से किस तरीके से बात होगी, क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ है, उनको भी सीट शेयर करना ही होगा समाजवादी पार्टी को। तो किस तरीके से तीसरा मोर्चा खड़ा होगा, खड़ा हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा? मनोज जी, आप भी समझना चाहेंगे। देखिए मानस जी, तीसरे मोर्चे की कोई बात ना तो कल थी ना आज है, ना मुझे लगता है कि भविष्य में होगी। जो बात होगी वो आमने सामने होगी। एक भाजपा को जिताने वाले होंगे और एक विपक्ष को जिताने वाले होंगे, इसमें किसी तरीके की कोई गुंजाइश और संशय नहीं। अगर कोई तीसरा बनता है, मनोज जी, मायावती आपके साथ नहीं है? मैं पूरी बात, आप अभी पूरी बात रखूंगा। हम लोग कोई दबते थोड़ी नहीं जो कोई बात छोड़ देंगे बीजेपी की तरह। जितना पॉजिटिव लगे उतना ही बोलो, निगेटिव वाला ना बोलो। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी 10-15 दिन पहले जब आजमगढ़ का दौरा किया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि समाजवादी पार्टी अगर कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में करना चाहता है तो वो अपना सिंबल और लोकसभा क्षेत्र हमको बताए। समाजवादी पार्टी ये सभी दलों को जो बीजेपी को हराना चाहते हैं उनको ऐसा निमंत्रण देती है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान है। तो इस बयान से उन दलों को निश्चय ही एक संदेश चला गया कि आप अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो अपना प्रत्याशी बताइए और अपना लोकसभा का क्षेत्र बताइए, तो समाजवादी पार्टी उस पर चिंतन करेगी कि आप जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। गठबंधन के नाम पे हम गठबंधन नहीं करना चाहते कि हम गठबंधन कर लें और आप अपनी ताकत बढ़ा लो, ताकत बढ़ा के आप बेहतरीन ऐसा उम्मीदवार लड़ा लो। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में कारोबार चल रहे हैं, आपको पता ही है। हम सीट शेयरिंग की बात पे कोई हमारा मुझे नहीं लगता है कि आपस में मतभेद है। जो लोग बैठे बिहार की पटना की धरती पे या जो अभी बंगलौर में बैठा जाएगा, सीट विनिंग कॉम्बिनेशन कैसे बने इस बात पे गठबंधन के लोग काम कर रहे हैं। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं उस बैठक में नहीं था, लेकिन उस बैठक का जो निचोड़ निकला है वो यही निकला है कि कैसे सीट विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया जाए। कि उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पे बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीत करी है वहां हम किसको लड़ाएं तो जीत सकते हैं, जहां पे कम मार्जिन रहा है तो वहां किसको लड़ाएं तो हम जीत सकते हैं। इन सारी चीजों पे गठबंधन के लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं दो शब्दों का प्रयोग करूंगा जो शायद राजनीति में आपने एक शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग करूंगा जो आज तक शायद ही आपने सुना हो। भारत में राजनीतिक माफिया आ गए, राजनीतिक माफिया, और उसके प्रतीक बने हैं देश के प्रधानमंत्री
और देश के गृह मंत्री। ये राजनीतिक माफियागिरी करके जिस तरीके से इकट्ठा हुआ विपक्ष को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी और तमाम सारी संस्थाओं के द्वारा, धन के द्वारा, बल के द्वारा, डरा के, मोहब्बत से, प्यार से जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इससे बीजेपी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैंने आज से आप ही के चैनल पे, नेशनल टीवी पे मैंने बोला था कि मैं मांग कर रहा हूं, अगर बीजेपी को यह लगता है कि वो सीबीआई, ईडी के जरिए चुनाव जीत लेगी, तो मैं फिर आज आपके चैनल पे कह रहा हूं कि ये बीजेपी को फिर से प्रयास करके देख ले। जितने राजनीतिक दल हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को सीबीआई, ईडी का आप डर दिखाने की जरूरत नहीं, आप कार्रवाई करके देख लो। जितना आप कार्रवाई करेंगे उतना मजबूत संदेश जनता के बीच में गहराता जा रहा है। मानस जी, ये बात मैं कोई राजनीतिक सोच के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं कह रहा हूं जनता के बीच में जो गया हूं मैं, लोगों से जो बात हुई है, वो ये मैसेज है कि जब अब ईडी की कार्रवाई होती है तो आम जनमानस कहते हैं भैया चुनाव आने वाला है, इसीलिए अब ये सब ये करना शुरू कर दिए, नहीं इतने साल से ये क्या कर रहे थे, क्या जरूरत थी अब तक, अब इस टाइम ये करने की। तो बीजेपी जितना जितना ये काम करेगी, विपक्ष में जो विपक्षी एकता है उसको और मजबूती मिलेगी, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि ये खरीद फरोख्त वाली बात हो रही, विधायक तोड़ रहे हैं, तो निश्चय ही आपको पता है कि महाराष्ट्र में कमजोर किया है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिरने के चांसेस लगभग बन चुके हैं। जिस दिन सीजीआई इस फैसले को पढ़ देंगे उस दिन पता चल जाएगा कि बीजेपी मजबूत है या उसके घटक दल मजबूत है या कि विपक्ष के लोग मजबूत हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर उनको बीजेपी को हराना है तो वो मजबूती के साथ आए, खड़े हो, बात करें, लड़ाई लड़ें। समाजवादी पार्टी मानस जी लड़ाई लड़ रही है, सीबीआई से भी लड़ रही है, ईडी से भी लड़ रही है, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को जेल जाने में उनको सजा हो जा रही है, उनकी सदस्यता चली जा रही है। जैसे आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता ले ली गई, ठीक वैसे समाजवादी पार्टी के कितने सारे आदरणीय, चाहे आजम साहब हो, उनके बेटे हो, और भी जितने नेता हैं जो जेल जिनको भेजा जा चुका है, उनकी सदस्यता रद्द करने का षड्यंत्र चल रहा है। उन सब चीजों से हम लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं, इसलिए जनता का विश्वास है कि समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। राजभर जी हो, निषाद जी हो, फलाने जी हो, धमाके जी हो, इनसे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि ये वाली दुकानदारी नहीं अच्छी है। अगर आप वैचारिक व्यक्ति हैं तो आप अपनी राजनीति जिसके साथ आपको सटीक लगे उसके साथ जाके करो। समाजवादी पार्टी हल्के लोगों के साथ राजनीति करना नहीं पसंद करती, इसीलिए पत्र लिख के आपको पहले ही हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आप जा सकते हैं, आप फ्री हैं। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी राजनीतिक दल से गठबंधन करने में विश्वास नहीं रखती जो हल्की बात करके राजनीति करना चाहता है। हालांकि भीम आर्मी को आप अपने साथ जोड़े हुए इस लिहाज से, क्योंकि आपको लगता है कि मायावती तो अब साथ आएंगे नहीं, तो चंद्रशेखर अगर साथ में रहेंगे तो दलित वोट कुछ हद तक तो आपके खाते में आ ही जाएगा। लेकिन चलिए आनंद, देखिए मानस जी इस पे एक लाइन जवाब दे दूं। देखिए चंद्रशेखर जी जो राजनीति करते हैं वो आंदोलन और संघर्षों की राजनीति करते हैं। वो कई बार जेल जा चुके हैं, गंभीर मुकदमे उन पे लग चुके हैं और संघर्ष करते हुए अपने समाज के लिए नजर आ रहे हैं। कोई हल्की बात नहीं करते हैं, और हल्की बात जो नहीं करता उसके साथ समाजवादी पार्टी राजनीति करने में कभी भी पीछे नहीं रहेगी। मनोज जी, आंदोलन तो कभी होता था उत्तर प्रदेश में, हमने देखा कि किस तरीके से मायावती की सरकारों में मुलायम सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता आंदोलन किया करते थे, किस तरीके से एक जमाने में कांग्रेस पार्टी की यूथ कांग्रेस से वर्कर्स निकलते थे तो 2 दिन पहले से ही पुलिस को घेराबंदी करनी पड़ती थी। अब तो सड़कों पर संघर्ष उस तरीके का नजर भी नहीं आता है। मतलब माफ कीजिएगा, बड़ी साफ गोई से मैं कह रहा हूँ कि जमाना हो गया विपक्ष का कोई बड़ा आंदोलन, कोई बड़ा संघर्ष देखे हुए, बहुत जमाना हो गया ये देखे हुए कि विधानसभा के आसपास जब सड़कों पर कार्यकर्ता विपक्ष घेराव करते थे तो पुलिस के पसीने छूट जाया करते थे। खैर वो तो अलग चर्चा का विषय। शायद यही एक वजह भी है कि विपक्ष अपनी उस ताकत का एहसास भी नहीं करा पा रहा है जो एहसास पहले जेपी के जमाने में हुआ करता था। इससे पहले भी तमाम आंदोलन हुए, इस दौर में भी तमाम आंदोलन हुए बीते 2-3 दशकों में, जो आज भी याद किए जाते हैं, लेकिन उस तरीके का अब सड़कों पर संघर्ष दिखाई नहीं पड़ता है। सुरेंद्र जी भी मेरी बात से सहमत होंगे, मनोज जी आप भी सहमत होंगे। खैर वो अलग चर्चा का विषय है। आनंद दुबे जी से सवाल ले लेते हैं। आनंद दुबे जी, यह आरोप लगता है आपके ऊपर कि विधानसभा के जो बीते चुनाव में बहुत खास रणनीति के तहत बीएसपी का आरोप लगा कि उसने बी टीम की तरह ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार उतारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिससे आपको अप्रत्याशित तौर पर लाभ मिल गया। किसान आंदोलन जिसको लेकर के
ये माना जाता था कि समाजवादी पार्टी को उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और विपक्ष में वोट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहां आप सीटें जीत गए। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आप खुद ये चाहते कि पूरा जो खेल है, पूरा जो लड़ाई है, वो योगी बनाम अखिलेश में सिमट जाए, ताकि फिर एक बार आप इसी तरीके के दलों को, इसी तरीके के कैंडिडेट्स को प्रयोग करके और आप अपने जो कैंडिडेट्स है उनको चुनाव जितवा सके। ये रणनीति का हिस्सा ये लोग जो राजनीति के जानकार हैं उसको बार बार कहते हैं। देखिए, मुझे समझ लीजिएगा, मैं बड़े भाई सुरेंद्र राजपूत जी की बातों का भी जवाब दूंगा और मनोज जी की भी जवाब। लेकिन शुरुआत करता हूँ, मनोज जी ने कहा कि ईडी सीबीआई, और ये बात जो है सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कही। भाई आपने कांग्रेस से गठबंधन बना के चुनाव लड़ा और जनता ने आपको खारिज किया। जनता को तो ईडी सीबीआई का डर जो है जाके मोदी जी की सरकार ने, जनता ने आपको रिजेक्ट किया या ईडी ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद आपने मायावती जी से गठबंधन बनाया, उसमें भी आप खेल रहे हैं और आप अभी चंद्रशेखर जी को क्रांतिकारी बता रहे हैं। खुदा न खास्ते हो सकता है कभी चंद्रशेखर जी किसी और धारा में मुड़ जाएं तो वो फिर आपके लिए बेकार हो जाएंगे। कल तक राजभर जी भी आपके लिए क्रांतिकारी थे क्योंकि वो आपके साथ लड़ रहे थे चुनाव। जो आपके साथ रहे क्रांतिकारी, जो दूसरों के साथ चला जाए वो व्यापारी। अरे भाई, ये कम से कम डुअल स्टैंडर्ड तो नहीं रखिए। और सुरेंद्र जी ने कहा ईडी सीबीआई, अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया पिंजरे का तोता। ये हमारी सरकार में तो नहीं हुआ, आप ही की सरकार में जो है सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया। और आप जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, जो पटना एक्सप्रेस आपकी अभी चली थी और चलते ही डिरेल हो गई। देखिए, इनका नारा है हम साथ साथ हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए तो उसमें रहता है हम 7-8 हैं। तो ये 7-7 नहीं, ये 7-8 है। और एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया सुरेंद्र जी, आपको अच्छा भी लगेगा, कि बाईं दिशा से उड़ के दाएं गरुड़ गया, बाईं दिशा से उड़ के दाएं गरुड़ गया, कैसा शगुन हुआ कि बरगद उखड़ गया, लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, पहुंचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया। तो सुरेंद्र जी, आप देखिए, अभी आपने विपक्षी एकता की शुरुआत की और वहां एनसीपी में क्या हो रहा है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात यह है कि जब तक ये लोग आपके साथ रहते हैं बड़े अच्छे रहते हैं। आपका भी गजब है, राजस्थान में बसपा के 6 विधायक आपने शामिल करा लिए तो वो अच्छे थे क्योंकि आपने कोई खरीद फरोख्त नहीं की। बिहार में आप जिसके साथ गठबंधन में है वो एआईएमआईएम के लोगों को अपने मिला ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर भाजपा में कोई चला है तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाती है सुरेंद्र जी। आपको लगता है कि संविधान खतरे में आ गया, आपको लगता है खरीद फरोख्त हो रही है। यानी आप जो करें, देश में 90 बार राष्ट्रपति शासन कांग्रेस की सरकारों ने लगाया, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम आपने किया। और आपकी तानाशाही से ही दुखी होकर, नाराज होकर, आज चाहे वो ममता जी हो, चाहे शरद जी हो, चाहे वो रेड्डी साहब हो, तो सब आप ही के लोग थे जो आपकी तानाशाही से नाराज होकर निकल गए। तो आपसे तो अपना घर नहीं संभल रहा। किसी तरह बड़ी मुश्किल से आपने राजस्थान में हाथ पैर जोड़कर जो है अभी मना लिया है, लेकिन वो भी देखिए कब तक आपका चलता है। तो सबसे पहली चीज है कि आप अपने घर को देखिए। मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है कि घर को संभालिए कैसे, मसला ये है कि घर को बचाएंगे कैसे। तो सबसे पहले अपनी पार्टी को संभालिए, सबसे पहले अपने लोगों को संभालिए। भाई, आप उनको एकजुट क्यों नहीं रख पा रहे हैं, क्यों वो चले जाए? तो इसलिए कम से कम सुरेंद्र जी, आप तो बहुत ही वरिष्ठ जो है प्रवक्ता है, आपको अच्छी तरह पता है कि आपने अपने अतीत में कितने गुनाह किए हैं। अब कम से कम दूसरों के चेहरे पर काली पोतने का काम न करिए। क्या मैं जवाब दे दूं मानस भाई? जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, जवाब बिल्कुल दीजिए। आरोप तो आप ही पे लगा रहे कि 90 बार आपने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। इमरजेंसी का आरोप आप ही पे लगता है। बीजेपी हर साल उसका उत्सव मनाती है। 6 विधायक इन्होंने शामिल करा लिए राजस्थान में। हम इनके सारे आरोप मान लेते हैं, ठीक, हम तो बहस ही नहीं करते। हम ये मान लेते हैं कि इतिहास में हमसे कमियां हुई। अच्छे काम को जो करेगा, जो देश की इकोनॉमी को 1760 करोड़ की इकोनॉमी से 44 लाख करोड़ की इकोनॉमी लाएगा, जो हरित क्रांति करेगा, दुग्ध क्रांति करेगा, एक पाकिस्तान पे 2 पाकिस्तान करेगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेगा, जो बैंक ये लोग बेच रहे हैं, 27 से लेके 127 तक पीएसयू बनाएगा, जो ये लोग पीएसयू बेच रहे हैं, रेल बनाएगा, तेल बनाएगा, भेल बनाएगा, जो सब नल को, नील को, कोल को, भील को, सब लोगों को आरक्षण देने की बात करेगा। उससे कुछ कमियां भी होंगी, ऐसी तो बात नहीं, हम तो मानते हैं कमियां कुछ हुई होंगी। और लेकिन आप ये बताइए कि उन कमियों को आप शिखंडी बना करके कब तक छुपिएगा उनके पीछे? भाई, हमने धारा 356 लगाई, गलत किया ना, पब्लिक ने हमको 44 पे कर दिया।
अब आप जो गलती कर रहे हो, हमने आपातकाल लगाया, हमने माफी मांगी, आप अघोषित आपातकाल लगा रहे हो, तो आप तो 4 पे रह जाओगे आनंद भाई। एक बात आप समझ लो, आप में हम में एक फर्क है। हम जलते मणिपुर को नहीं देख सकते, हम धारा 356 लगा के, राष्ट्रपति शासन लगा के, वहां पर अफसा लगा करके अभी तक शांति ला चुके होते, आप समझिए। लेकिन आप लोग क्या हो, आप लोगों ने उग्रवादियों से समझौता किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके नेता और वहां के रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आपने वहां का चुनाव जीतने के लिए वहां के उग्रवादियों से समर्थन लिया, इसलिए आप उनके खिलाफ, आप ऐसा कोई काम नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है इस समय बीरेन सिंह को हटाने की। आपने कहा कि आपके केंद्रीय नेतृत्व, अब आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जी का जो मजबूत चेहरा है, इतना कमजोर चेहरा तो कभी नहीं देखा कि 60 जैसे दिन से ज्यादा हो गए और मणिपुर पर एक शब्द नहीं। और बीरेन सिंह को स्पष्ट रूप से आपके यहां से संकेत था कि आप इस्तीफा दीजिए, उन्होंने पब्लिक में फड़वा दिया अपना इस्तीफा। जन्म आपके दिल्ली वाले नेताओं से बड़ी नौटंकी निकल आया बीरेन सिंह। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जनता जब तक नहीं करेगी और शांत नहीं होगी हम नहीं करेंगे। तो हमने ऐसी जगहों पर भी 356 लगाई, आपको भी ध्यान होगा, और आपने उन 356 का सपोर्ट किया था क्या नाम, कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। अगर आपको ना ध्यान हो तो वो ध्यान कर लीजिए, आप लोगों ने सपोर्ट किया था, छोड़ दीजिए और किसी बात को। खैर, इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ एमआईएम वाले आए, हमारे पास ईडी नहीं थी, हमने पहले ईडी का छापा नहीं मारा था वहां जो आए वहां पर ना जेडीयू में, आप समझिए इस बात को। आपके यहाँ पहले, आप 10 दिन पहले, 2 महीना पहले अजीत पवार को दुनिया का सबसे भ्रष्ट कहते हो, ठीक, दादा जाइंग, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, वो क्या नाम, फडणवीस साहब कहते हैं। उसके बाद आप हसन मुशर्रफ के यहाँ छापा मारते हो, कहते हो 100 करोड़ रुपया निकले। उसके पहले आप एकनाथ शिंदे के 28 एमएलए को ईडी से रेड कराते हो, कहते हो 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने इन लोगों के यहाँ से बरामद करी। आप ये करते हो और ये ऑफिशियल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं कोई मैं इधर उधर की बात कर रहा हूं। आप तो पत्रकार हो, आप तो पत्रकार रहे हो, तो आप ये सारी चीजें आप जो करते हो, उसके बाद जब 350,000 करोड़ किसी के यहां से, कभी 300 करोड़, वो जैसे ही वो आपकी तरफ आते हैं, वो सिर्फ तुरंत आपका मोदी रूपी वॉशिंग पाउडर में धुल करके और आपका क्या नाम, कमल रूपी वॉशिंग मशीन में धुल करके तुरंत हसन मुशर्रफ हो जाते हैं। हल्के तुरंत है वो मंत्री बन जाते हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर। छगन भुजबल 2 साल जेल में रखते हो आप उनको, उसके बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर। नारायण राणे जिस अजित पवार के खिलाफ 2 गाड़ी सबूत लेकर के आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। ये जो अपना आपका देवेंद्र फडणवीस आपके आके कहते हैं कि साहब जिंदगी में कुंवारा मर जाऊंगा, भाजपा कभी अजित पवार दादा से शादी नहीं करेगी। ये आपका ऑफिशियल बयान है। मैं मतलब व्यक्तियों की शादी कराने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं कि आप जो अगर कहने लगे कि ऐसा है कि आदमी कर रहा है ना, मैं जानता हूं आपको। हाँ, तो ये मैं आपको बताऊं कि वो उन्होंने कहा, नहीं 77 भी हटाया सर। छापा मारते हो, छापा मारने के बाद जब वो कहते हैं कि भैया तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, जेल जाओ या भाजपा आओ, यही तो कहते हो ना, तो आदमी कहता है कि भैया हम भाजपा आ रहे हैं। तो आपके यहाँ आने में और हमारे यहाँ आने में ये फर्क है, आप समझ लो इस बात को। आप लोग जिस तरीके से लाते हो वो ये चीज है, एक बात। अब दूसरी बात, आप विपक्षी एकता के लिए जब भाई आपने इतने काम किए हैं, आपने करोड़ों क्या ना 20, 50, 100 करोड़ रोजगार दे दिए हैं, आपने बुला के एमएसएमई का ऋण दे दिया है, आपने दलितों को, गरीबों को, मजदूरों को, कोलों को, भील को, नल को, नील को, सबको बुला के डीएम बना दिया है आपने, सारी आपने सब कुछ कर दिया। तो अगर ये सब कर दिए हैं आप, तो फिर काहे परेशान है? फिर पूरी दुनिया चाहे एक हो जाए, आप लोग जीत जाओगे। लेकिन आप कभी अपना एजेंट इसको छोड़ते हो। ओम प्रकाश राजभर जी एजेंट, मतलब आप बताओ ना, आपने कोई ऑथराइजेशन लेटर दे रखा है क्या उनको? इस तरीके के काम करने से कोई फायदा नहीं है। आपको जवाब देना होगा महंगाई पर, आपको जवाब देना होगा बेरोजगारी पर, आपको जवाब ये भी देना होगा जो टीचर की भर्ती है ये क्यों नहीं अभी तक हो रही है। आप कहते हो पाठ्यक्रम हम चेंज कर देंगे, अरे पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है तो क्या चेंज कर दीजिएगा आप बताइए? पाठ्यक्रम तो चेंज कर दीजिए, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। बिल्डिंगें गिर गई हैं, 4000 स्कूल आपने मर्ज कर दिए हैं आनंद जी, 4000 स्कूल आपने आपस में बेसिक स्कूल मर्ज कर दिए हैं, 2 स्कूल का 1 स्कूल कर दिए। तो इन सारी बातों का आप कभी जवाब नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि आपको जवाब देना नहीं। आपने कहा हाँ एक चीज और थी मानस भाई, इनसे जरा पूछिए ना,
ईमानदारी से। ये कहे थे कि होली दिवाली सिलेंडर मिला करेगा, ईद बकरीद तो नहीं मिलेगा, होली दिवाली सिलेंडर मिला करेगा फ्री में, मुफ्त में, ठीक है ना। तो वो मिल गया क्या इनको? अगर आनंद भाई को मिला हो तो हम लोगों को भी दिलवा दें, आपको भी दिलवा दें, थोड़ा ठीक रहेगा। हम लोग बीपीएल कार्ड वाले अगर हुए तो, या जिन बीपीएल कार्ड वालों किसी एक को मिला हो तो बता दीजिए जरा सा। तो ये सारी बातें बिल्कुल सवाल लेंगे, लेकिन मनोज जी से सवाल लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन जरूरी या मजबूरी? क्योंकि आपको याद होगा 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस की हुकूमत थी, यूपीए की सरकार थी, आप लोग बाहर समर्थन दे रहे थे, सपा और बसपा भी। कितनी बार आय सभी संपत्ति के मामले में सीबीआई आगे पीछे करती रही, बार बार नेताजी कहते रहे, कोर्ट ने कहा। देखिए अब मानस जी, कांग्रेस अच्छी लगने लगी आपको मनोज जी? देखिए राजनीति में दौरे जहां आता है, कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कोई बुरा लगता है। निश्चय ही गठबंधन जो है जाति का गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, सब लोग मिल करके, कि सपा होगी तो पिछड़ा आ जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से पैटर्न देखिए, लोकसभा चुनाव में मुसलमान कांग्रेस साथ चला था तो कांग्रेस को भी साथ में ले लो, भीम आर्मी के जरिए दलित भी साथ में आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं मनोज जी, अखिलेश जी जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, जातियों का गठबंधन तैयार कर रहे हैं आप लोग? अरे तो खड़गे जी कांग्रेस के दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो दलित भी आ जाएगा अगर कांग्रेस से गठबंधन होगा, तो ये भी मैसेज जा सकता है। देखिए राजनीति में सभी पहलुओं पे ध्यान दिया जाता है और देना भी चाहिए राजनीतिक दलों को। बड़ा डेवलपमेंट पे ही सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए, चुनाव जीतने के लिए इक्वेशन बनाने का प्रयास पूरा करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक उदाहरण है आपके सामने कि कितनी बार मैंने कहा मामले में कभी सीबीआई आगे जाए, कभी पीछे जाए, कभी कहे नहीं साहब केस बंद करेंगे, फिर कहे नहीं सबूत है हम केस खोलेंगे। मैंने इसीलिए मानस जी का दौरे जहां आता जाता रहता है, दौरे जहां आता है, राजनीति में कभी ये दौर आता है, कभी दूसरा दौर आता है। एक बड़ी बात आपके चैनल पे मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश में जो घटनाक्रम हो रहे हैं विपक्ष के नेताओं को लेके, उन्हें एक पल के लिए मैं भ्रष्टाचारी उस दिन मान लूंगा जिस दिन वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर से ये मानना है कि बीजेपी किसी भ्रष्टाचारी को अपने दल में नहीं रखती है। तो जो आरोप उन भ्रष्ट नेताओं पे विपक्ष के लगाए जाते हैं, वो आरोप सत्य नहीं है, वो आरोप झूठे, इसीलिए बीजेपी उनको अपने दल में ले लेती है। अच्छा, उन पे आरोप कौन लगाता है? ईडी, और कौन? सीबीआई, और कौन? आईटी। ये काम किसके अधीन करते हैं? भारत सरकार। भारत सरकार में कौन है? बीजेपी। बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी कौन है? इस देश के सबसे बड़े नेता और विश्वगुरु बनने की कवायद रास्ते में चल रहे हैं लगातार। तो इतना तो तय है कि जो आरोप आज विपक्ष पे लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, वो 1% भी सत्य नहीं। अगर वो सत्य होते तो वो लोग बीजेपी न ज्वाइन करते, क्योंकि बीजेपी कभी भी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में नहीं लेती है। मेरी बात मानस जी आपके दर्शकों को, आपको और पैनल के लोगों को बेहतर समझ में आ गई होगी। अब इस पर बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। जो मनोज यादव ने कहा वो सही कहा अथवा गलत कहा। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं बार बार कह रहा हूं, जिस राजनीतिक दल को उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है, वो समाजवादी पार्टी से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वो आके अपनी सीट बताए, अपना प्रत्याशी बताए। हम हर त्याग करने के लिए तैयार हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जो त्याग समाजवादी पार्टी कर देगी, लेकिन अगर आपकी सीट और आपका प्रत्याशी दमदार है तो, अगर नहीं तो फिर तो बात की बात कह दो। ओम प्रकाश राजभर या जो भी दल हैं, इन दलों की बात तब सुनी जाएगी जब इनकी अपनी एक लाइन होगी। ये बे लाइन वाले लोग हैं और बे लाइन वाले लोगों के लिए एक ही स्थान है, बीजेपी। वो बीजेपी में जा सकते हैं और अपनी लाइन का निर्धारण कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हारे हैं अब तक, उन चुनाव हारने से, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नया मोमेंटो खड़ा किया था, वो था उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से डेवलपमेंट का और डेवलपमेंट के माध्यम से चुनाव कराने का। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक नई पहल थी, 2017 में उन्होंने शुरू किया। विजय जी इससे मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि उन्होंने किन मानकों को उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के छुआ है, लेकिन वो शायद मिथ्या मात्र साबित हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति आज भी जाति, वर्ग, धर्म और तमाम सारे जिन जिन लोगों के जो अधिकार हैं उनके आधार पे ही चलती है। आप हिंदू हो कि नहीं हो, आप छोटे हिंदू हो,
मनोज जी, विजय उपाध्याय जी जुड़ गए, एक सवाल उनसे भी ले लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चर्चा इस बात पर हो रही कि उत्तर प्रदेश में इस बार योगी बनाम अखिलेश होने जा रहा है, या फिर कोई तीसरा मोर्चा भी उत्तर प्रदेश में खड़ा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ये कह रही कि अखिलेश यादव तय करेंगे, आप उनके पास आइए आवेदन लेकर के, कांग्रेस जाए, भीम आर्मी के लोग जाए, आरएलडी जाए, बताए कि भाई कौन सा उम्मीदवार है, कहां से लड़ेगा, फिर वो तय करेंगे कि लड़ने लायक है कि नहीं है। क्या लगता है इस परिप्रेक्ष्य में सीधे सीधे लड़ाई होगी योगी बनाम अखिलेश उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, या तीसरा मोर्चा कुछ खड़ा हो जाएगा, कोई आपसी प्रयास चल रहे हैं वो कामयाब हो जाए, क्योंकि मायावती तो शामिल होंगे नहीं उसमें? मुझे लगता है मानस जी की तीसरा मोर्चा खड़ा होगा अखिलेश जी के लीडरशिप में। कम से कम जिस तरह की कोशिश है, अखिलेश के रिश्ते तृणमूल कांग्रेस से बहुत अच्छे हैं, तेलंगाना की यात्रा उन्होंने कर ली है, थोड़ी बहुत मेहनत उनको और करने की जरूरत है। बाकी उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे दल हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जैसे आजाद समाज पार्टी है, और आरएलडी उनके साथ ही है, फिलहाल आरएलडी है ही है। तो ये अपना दल कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी है। तो जो दल उनके साथ हैं, प्लस जो जिन स्टेट्स में जो पार्टियां मजबूत हैं, और ये पहले से ममता बनर्जी के द्वारा एक कोशिश की गई थी कि जो दल जहां पे मजबूत है वो बीजेपी को चुनौती दे और बाकी दल उनको मदद करे। बाकी दल से मतलब जिनका उस प्रदेश में आधार बहुत सीमित है, तो वो अपने को विड्रा करें और जिसके पास बड़ा आधार है उसके साथ खड़े हो जाएं। तो बड़ा आधार समाजवादी पार्टी के पास है, बीजेपी के बाद नंबर 2 की पार्टी है वोटों के मामले में। और बाकी दल, चाहे वो बीएसपी है चाहे कांग्रेस है, ये अगर इनके साथ आते हैं तो मुझे लगता है कि जैसा कह रहे हैं वो एक विंडो ओपन हो गई है समाजवादी पार्टी में, मुझे लगता है मनोज जी के पास, जहां आके अपने उम्मीदवार और अपनी सीट लोग नोट करा दें और समाजवादी पार्टी उसको तय करेगी। निश्चित तौर पर देखिए, यूपीए और एनडीए के बाहर कोई एक तीसरी मोर्चे की बात अच्छी है, और होना भी इसलिए चाहिए कि नीतियों को लेकर बहुत टकराव है। जो यूपीए की नीतियां हैं वो कहीं से समाजवादी पार्टी को सूट नहीं करती हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी कंप्रोमाइज करे तो कंप्रोमाइज कितना करेंगे, जितनी बार कंप्रोमाइज कर रहे हैं, इनके वोटों पे लोग पलते पोसते हैं और बाद में इन्हीं को गाली देते हैं। ये जो समस्या है समाजवादी पार्टी के साथ कि इनसे ही वोट लेगी। अब मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, इनका जो पिछला विधानसभा का अलायंस था उसमें इनके खून पसीने की कमाई पर आरएलडी भी मजबूत हुई और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी मजबूत हुई। 37.25 वोट है समाजवादी पार्टी का, और 33% वोट मिले आरएलडी को, जहां पे 33 सीटों पे जिन पे वो लड़े, और उनसे कम वोट मिले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को, जो 18 सीटों पे लड़े, उनके वोट 29 पॉइंट समथिंग आए। तो जब आप जिस पार्टी से आप अलायंस करते हैं उसके साथ वोटों में मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत कमजोर हैं। तो इतनी कमजोर पार्टियों को ऊपर खींचने में जो मुख्य पार्टी है उसकी भी ताकत खत्म हो जाती है, वो भी परेशान हो जाती है। जैसे महान दल को खींचना, जैसे जिस तरीके से जो दल बदल की बात हो रही है, वो ठीक है कि जितने करप्ट हैं उनको विपक्ष में ही रहना चाहिए, उनको किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट नहीं, कम से कम रूलिंग पार्टी में तो नहीं आना चाहिए। विपक्ष की ये मांग है कि ईडी जिनके जिनके खिलाफ चल रही है वो लोग बीजेपी में कतई न जाए, विपक्ष के ही साथ रहें, क्योंकि बाद में बड़े मूल्यवान साबित हो सकते हैं वो। तो उत्तर प्रदेश में जो अलायंस है जिसने किया समाजवादी पार्टी के साथ, उनको खींचना पड़ा, उनको नीचे से ऊपर लाने के लिए ताकत लगानी पड़ी और समाजवादी पार्टी उसमें कमजोर हो गई। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को थर्ड फ्रंट नेशनल लेवल पे बनाए और उत्तर प्रदेश में खुद वो लड़े। ये कहना कि और लोग लड़ेंगे तो वोट बटेगा, वोट तो निर्दलीय के लड़ने बटेगा, वोट तो एआईएम के लड़ने बटेगा, वोट तो बटेगा ही, लेकिन आप कैसे तय करेंगे कि सारे वोट आपको मिले? तो 2 पार्टी सिस्टम ले आ दीजिए कि भाई 2 पार्टी या 2 अलायंस देश में राजनीति करेंगे, तभी ऐसा संभव है कि वोटों का बंटवारा न हो। तो 2 पार्टी सिस्टम या 2 अलायंस सिस्टम अगर नहीं है तो थर्ड फ्रंट उसमें एक बढ़िया स्कोप है। लेकिन विजय जी, जैसा कि हमने देखा विधानसभा चुनाव का जो हम लोग का अनुभव रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा आपने किस तरीके से मायावती ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे, उसकी वजह से बीजेपी को सीधा लाभ मिल गया। तो अगर कोई अखिलेश यादव के नेतृत्व में कोई मोर्चा खड़ा हो जाता है तो तमाम ऐसे है, ओवैसी भी है, मायावती भी है, उनके कैंडिडेट्स खड़े होंगे, निश्चित तौर पर अगर वोटों का बंटवारा होगा तो सीधा लाभ फिर बीजेपी को मिल जाएगा। देखिए मानस भाई, ये बहुत पुरानी थ्योरी है माइनॉरिटी वोटों के सहारे चुनाव जीतने की। 2014 से माइनॉरिटी वोटों के सहारे कोई चुनाव नहीं जीत पा रहा है। ये थ्योरी बासी हो गई है, पुरानी हो गई है, इसमें दम नहीं बचा है। और अगर कोई पार्टी ये सोचती है कि माइनॉरिटी वोट एक मुफ्त हमें चाहिए और हम चुनाव जीते, 80% से ज्यादा, मैं कहता हूं 100% वोट
2022 में माइनॉरिटी ने समाजवादी पार्टी को दिया, सिर्फ 111 सीट जीत पाए। तो ये कहना कि माइनॉरिटी वोट बढ़ गया इसलिए विपक्ष हार गया, ये विपक्ष में बैठना पड़ा, ये इसमें अब दम नहीं है। ये हम लोग भी, मैं भी एक पत्रकार के नाते बड़े लंबे समय तक ये मानता था कि भाई 125 सीटों पर माइनॉरिटी तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये सब खत्म हो गया 14 के बाद। 14 के बाद जो दुबे जी की पार्टी कहती है कि एक नया भारत पैदा हुआ, वो नया भारत यही है कि उसमें जो माइनॉरिटी की बार्गेनिंग कैपेसिटी थी, वो बार्गेनिंग कैपेसिटी न्यूट्रलाइज हो गई है, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बाकी जगहों पे न्यूट्रलाइज हो गई है। अगर आप इस बार्गेन, जितने दिन विपक्ष इसको बार्गेन करेगा माइनॉरिटी के ताकत को, उतने दिन भारतीय जनता पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी मजबूत होती रहेगी। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि जो जिन तबकों तक अभी ये बात थी कि ये बड़े, इनको जातिवाद से धर्मवाद से कोई मतलब नहीं, वहां तक पेनिट्रेट कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। जो कुछ फ्रांस में हो रहा है ये उत्तर प्रदेश के सारे मोबाइल पे देखा जा रहा है, लोगों के घर घर तक लोग देख रहे हैं, जिनको कोई मतलब नहीं वो भी देख रहे हैं कि फ्रांस में क्या हुआ, या फिर कोई दुर्घटना यूक्रेन में क्या हो रहा है, लोगों को सब पता है। अब वो जमाने चले गए। अब अगर किसी जाति पे ही बेस करके अगर आपको लगता है कि हम माइनॉरिटी या जाति के आधार पर चुनाव जीतेंगे, तो नहीं जीत पाएंगे। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, अपने प्लेटफॉर्म को ज्यादा लंबा करना पड़ेगा, ज्यादा उसमें लोगों को एकमोडेट करना पड़ेगा। जैसे अभी मुझे तो एक नया परिवर्तन लगा, समाजवादी पार्टी ने अभी जिला अध्यक्षों की और शहर अध्यक्षों की सूची जारी की, और उसमें 14-15 नाम थे, सिर्फ 2 यादव थे। ये अपने आप में सरप्राइज है। एक पार्टी जिसमें हम लोग पहले ये ढूंढते थे कि कितने गैर यादव हैं, तो वो लगता था 2-3 हैं, अब पता लग रहा है कि पूरी सूची में से यादव ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये एक बदलाव है, इस बदलाव के चलते समाजवादी पार्टी में संभावनाएं बन सकती। एक सवाल विजय जी हम खाली भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी से ले लेते हैं। आनंद दुबे जी, जो विपक्षी एकता है, जो मोर्चा जिसका जिक्र कर रहे हैं विजय जी, आपका जो मिशन 80 में से 80 है, आपको लगता है कि बहुत बड़ा रोड आपके सामने, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होने जा रही है? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व पर, अपने कार्यक्रमों पे, अपने कार्यों पर और अपने सिद्धांतों पर भरोसा है, और अपने लोकप्रिय नेतृत्व पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश में हम पहले भी कई रिकॉर्ड बना चुके हैं, और इस बार भी उत्तर प्रदेश में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे, और उत्तर प्रदेश के इस बड़ी जीत के साथ केंद्र में भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। चलिए, हमारे साथ मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी, बीजेपी ये दावा कर रही है कि जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से, जी आप अपना सवाल पूछ लीजिए फिर मैं जवाब दूं। नहीं, मुझे पूछा था कि बीजेपी जिस तरीके से कह रही है, पहले जो विधानसभा में नारा दिया था कि 100 में 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है, अब इस बार वो कह रहे हैं 80 में 80 पूरा ही हमारा है। अरे मैं तो इनको 542-43 सब देने को तैयार हूं। मेरी तो इच्छा है 543 ले ले, लेकिन देश का तो कल्याण कर दें, 15 लाख तो दे दें, गरीबों को उनका उद्धार तो कर दें, शौचालय तक और राशन तक ही ना सीमित रखें। एजुकेशन पे कब बात करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 लाख किसको कहा था? आम आदमी को देने। मुझे भी मिलते, आपको भी और विजय जी को, क्योंकि हम लोग आम आदमी है, मीडियम वर्ग में है, हमारे पास हमारा ITR भी 15-20 लाख रुपए का नहीं है, लेकिन दिया किसको? अपने मित्र, अपने दत्तक भाई को कह लूं, पुत्र कह लूं, पता नहीं क्या बोलूं। अडानी को 15 लाख करोड़ से ज्यादा दे दिया, और पता नहीं कितने लाख करोड़ उसका कर्ज भी माफ कर दिया। हमको तो मिला नहीं। तो ये बात भी तो स्पष्ट करती चले बीजेपी, अगर नहीं करेगी तो ये बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी राजनीति को इधर से उधर करने का प्रयास कर रही है। मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल था, जिसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं दिया, मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि जो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो लोग भ्रष्टाचारी नहीं हैं, और अगर हैं तो क्यों शामिल हो रहे हैं। और मैं तो मानता हूं कि बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, इसीलिए विपक्ष के उन नेताओं को सिर्फ अपनी पार्टी में मिलाने के लिए उनको भ्रष्टाचारी के रूप में दिखाने का प्रयास कर रही है। मैंने फंसाने की कोशिश की, बीजेपी भागने की कोशिश कर रही। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी दूसरों की छोटी सी खटपट को एक बड़ा एजेंडा बना के मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। विजय जी ने एक बात कही, जो बात का जवाब मैं देना चाहता था, कि मुस्लिम कम्युनिटी का नाम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2017 से लेके, उनकी सरकार से लेके अब तक कितनी बार अपने भाषणों में किया है, मैं पूछना चाहता हूं। मुसलमानों का नाम, पाकिस्तान का नाम,
एक धर्म का नाम कौन लेता है सबसे ज्यादा? बीजेपी। हम तो मुद्दों की बात करते हैं, हमारे नेता मुद्दों की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। बीजेपी दिन रात सुबह शाम दोपहर हर डिबेट में मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, मुसलमानों का काम करते हैं। अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना, अगर मेरा डेटा कंप्लीट ना हो तो मैं विजय से चाहूंगा कि वो मुझे कंप्लीट कर दे। शायद 34,000 करोड़ रुपए बताया है मोदी जी ने कि मैंने मुसलमानों के लिए जो योजना चलाई है उसमें मुसलमानों को 34,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ दिया। कल्पना करके मानस जी देखिए, अगर यही बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी टीवी पे दे दे कि मैंने मुसलमानों के उद्धार के लिए, उनको स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए 4,000 करोड़ की योजनाएं चलाई, कल्पना करिए सब कपड़े फाड़ वाड़ के बीजेपी वाले सड़क पे आ जाएंगे कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, हम मुसलमानों को स्पेशल पैकेज देने का प्रयास कर रहे हैं, और 34,000 करोड़ रुपए का पूरी लाभ देके कोई नहीं पूछता। और एक सवाल का जवाब हम जरूर अपने सहयोगी विजय उपाध्याय जी से लेना चाहेंगे। विजय जी, एक सवाल पूछ रहा हूं, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आपको लगता है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, जिस तरह की हमने तस्वीर देखी पटना में, तो क्या बीजेपी के रथ को रोका जा सकता है? क्योंकि पिछले अगर 2014 के बाद से देखें तो जितने भी सियासी तौर तरीके, रणनीति अपनाई गई, वो कभी बीजेपी के खिलाफ कामयाब नहीं हो पाई, 14 से लेकर के और अभी तक। देखिए, ये है क्रेडिबिलिटी का संकट। विपक्ष में हर नेता क्रेडिबल नहीं है, और जब क्रेडिबिलिटी डाउटफुल रहती है तो मुश्किल होती है। और उत्तर प्रदेश में 2017 का अलायंस हो, सपा कांग्रेस का, सपा को बहुत नुकसान हुआ। तय नहीं था ना मानस जी, आपको भी याद होगा अंत तक कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही, कितनी पे सपा, हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन था। बाद में चुनाव आयोग के जब उन्होंने रिजल्ट दिया उससे पता लगा। और फिर 2019 में जब सपा बसपा का अलायंस हुआ, इतनी तेजी से अलायंस हुआ कि पता ही लगा कि अलायंस आपने कर लिया, सीटें बांट ली और सारी चीजें तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन जनता को तो पता ही लगा। और जनता ने वोट नहीं किया उस अलायंस को, और 51% ज्यादा वोट बीजेपी अपना दल को मिल गया। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो जमीन है, यहाँ पे भाजपा के पास अति पिछड़े अति दलितों का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और ये जब अति दलित अति पिछड़े बीजेपी के साथ हैं, ये 2022 में शुरू में ऐसा लग रहा था शायद इसमें फूट पड़ेगी जब स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह गए थे, लेकिन वो सारी चीजें झूठी साबित हुई और बीजेपी को वोट परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ। और सीटें तो हालांकि उतनी नहीं आई, 255 सीटें आई, लेकिन 255 सीटें भी दूसरी बार सरकार बनाने में कम नहीं है। सपा की सीटें बढ़ी, इसमें दो राय नहीं। सपा ने जो मेहनत की, जो कोशिश की, उससे फायदा हुआ। लेकिन बीजेपी को के प्रति चूंकि पहली बार जो योजनाएं केंद्र की थी वो गांव तक डायरेक्ट पहुंची, और इसमें डिजिटल मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। मोदी जी ने बहुत से नए प्रयोग किए, और नए प्रयोग की वजह से लाभार्थी समूह पर पैदा हुआ। लोगों को लगा कि हमारे लिए जो हमारे हक का हिस्सा है वो हम तक पहुंच रहा है, हमें लेखपाल को दलाली नहीं देनी पड़ी, हमें किसी और बिचौलियों को पैसा नहीं देना पड़ा। तो बहुत सी चीजें ऐसी नहीं हुई कि माइनॉरिटी तक 2019 के चुनाव में बीजेपी को वोट करने के लिए इच्छुक था। हालांकि सीए एनआरसी की वजह से बाद में उसमें बदलाव आया जब सरकार बन चुकी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में, इसका वोट परसेंटेज अभी घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अलायंस होने पर सभी पार्टियां जैसे एक साथ आ जाएंगी, तो जिन पार्टियों को वो लड़ेंगी, जिन सीटों पे वो पार्टियां लड़ेंगी, वहां तो एक अलग स्थिति होगी, लेकिन जहां क्या उनका वोट ट्रांसफर होगा? इन सारे दल, क्या कांग्रेस अपना वोट ट्रांसफर करा पाई? क्या बसपा सपा को ट्रांसफर करा सके? क्योंकि ये तो इनके बीच में संघर्ष ही इनकी पहचान है। ये तो आप लड़ते रहते हैं दिन भर, और अचानक आप एक साथ खड़े होंगे, जनता को लगता हमारे साथ तो धोखा हो गया, हम तो इनके लिए लड़ रहे थे, खून पसीना बहा रहे थे, और नेता आपस में मिल लिए। तो ये वाली भी अच्छा, फिर जिन चीजों को आप नकारते रहते हैं अचानक स्वीकार कर लेंगे तो आपका समर्थक तो नहीं स्वीकारेगा। वो तो बहुत संवेदनशील होता है और बहुत भावुक होता है। तो जो भावुक कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश का, उसको समझा पाना बड़ा मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय उपाध्याय जी आपका भी, और मनोज जी आपका भी। हमारे साथी सुरेंद्र राजपूत जी भी चर्चा में शामिल हुए, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। और बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी भी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या तीसरा मोर्चा कोई आकार ले पाएगा, कोई शक्ल बना पाएगा, ये गठबंधन कैसा होगा, ये दलों का गठबंधन होगा या जातियों को एक साथ समाहित करने के लिए कोई एक मोर्चा खड़ा करने की कोशिश हो रही है। सवाल अभी भी भविष्य के गर्भ में है। आने वाले वक्त में ये भी तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी बनाम अखिलेश होगा या तीसरा मोर्चा कोई आकार ले पाएगा। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।